सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच राज्यों में बॉर्डर पर टकराव और सीमा सील करने को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर आज बात होगी। प्रधानमंत्री ने लोकल पर वोकल होने पर जोर दिया है और आत्मनिर्भर भारत अभियान छेड़ा है, लेकिन क्या ये राज्यों में तालमेल के बिना मुमकिन है? कोरोना महामारी को लेकर अपने अपने राज्यों की सीमाएं सील करने, आवागमन पर रोक और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे के बीच वार पलटवार की सियासत से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर लोकल के लिए ये कैसा वोकल? क्यों ऐसे हालात बने हैं और इसका क्या असर हो रहा है? हस्तक्षेप में आज इसी मुद्दे पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कोरोना संकट में सरकारें सीमाओं की सियासत में व्यस्त हैं और आम जनता बॉर्डर पर पिस रही है। दरअसल अभी तक दिल्ली के सीमावर्ती राज्यों यूपी और हरियाणा ने दिल्ली से सटी अपनी सीमाएं सील कर रखी थीं, लेकिन अब खुद दिल्ली सरकार ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों के लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने से इसलिए रोकना चाहती है ताकि वो दिल्ली में इलाज के लिए नहीं आ सकें। उधर प्रवासी मजदूरों को लेकर भी राज्यों के बीच सियासत तेज हो गई है। सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली एनसीआर की परिकल्पना हुई थी, तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि गुड़गांव से आने में उसे दिल्ली को पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, या दिल्ली की सीमाएं जब खुली थीं तो नोएडा में घुसने के लिए या गाजियाबाद में घुसने के लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले अगर नोएडा की सीमाएं सील थीं तो गाजियाबाद की भी सीमाएं सील थीं। उधर गुड़गांव में भी प्रवेश आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सीमित साधनों के बीच एक रास्ता दिल्ली सरकार ने सोचा है कि कुछ दिन तक यानी 8 जून तक सीमाओं को सील करके रखा जाए। देखते हैं इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट। कोरोना काल में सियासत का कल्चर भी बदल रहा है। दूरियां बढ़ रही हैं, सीमाएं सील हो रही हैं, बयानों से विवादों की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, अपने पराये का भेद बताया जा रहा है। दिल्ली की सीमाएं इसलिए सील कर दी गईं कि दूसरे राज्यों के लोगों के आने से अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड कम पड़ जाएंगे। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए तो। सीमा सील होने से फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद से सटी दिल्ली की सीमाओं पर लोग भीषण जाम में घंटों फंसे रहे। सरकारी फरमान से आम आदमी परेशान हुआ, लेकिन सियासत में उनकी सहूलियतें मायने नहीं रखती। आखिर ये जिद क्यों है कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज होना चाहिए? एक बड़ा सवाल उठता है कि आ कौन रहा है? भाई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा के लोग तो आएंगे नहीं, वो अपने राज्य में सुरक्षित है, वो दिल्ली से डर ही रहे हैं, जो वर्तमान में स्थिति है। और आएंगे जाएंगे वो जो काम करते हैं दिल्ली में और रहते हैं एनसीआर में, लेकिन उनके लिए बंद रहेगा। सीमा बंदी की सियासत का एक सच ये भी है कि जब दिल्ली ने सबके लिए अपनी सीमाएं खोल रखी थी, तो हरियाणा और यूपी ने दिल्ली से सटी सीमाओं को सील कर रखा था। 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील रहेंगे। अब सवाल उठता है कि जब दिल्ली को बचाने की जरूरत थी, कुछ समय के लिए सील करने की जरूरत थी, तब तो सील हुई नहीं। तब तो झगड़े हो रहे थे कि दूसरे क्यों सील कर रहे हैं। अब जब अनलॉक हो रहा है देश, तब अचानक सील। उधर मजदूरों की घर वापसी के बाद राज्यों का आत्मसम्मान भी जागा है। कहा जा रहा है कि बिना अनुमति लिए दूसरा राज्य उनके मैन पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
अब अगले अगर किसी राज्य को मैन पावर चाहिए तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे, लेकिन साथ साथ राज्य सरकार बिना हमारी परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी। नए दौर में मजदूरों को अपने ही प्रदेश में रोजगार देने के लिए यूपी में स्किल मैपिंग और ट्रेनिंग चल रही है, तो पलायन की वजह से महाराष्ट्र में बंद पड़े उद्योग धंधों को फिर से शुरू करने के लिए शिवसेना ने भूमिपुत्र अभियान चलाया है। प्रवासी मजदूरों की जगह भूमिपुत्रों को काम देने की तैयारियां चल रही है। फैक्ट्रियों में काम के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय युवक युवतियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। कोरोना काल में भले ही लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की बात हो रही है, लेकिन अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो वोकल फॉर लोकल की जो थ्योरी है, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें इन अर्थों में समझी जा सकती हैं कि जो उनका कमिटमेंट दिल्ली की जनता के लिए है और कहीं ना कहीं जो उनको ब्रीफ किया गया होगा या उनके मन में जो डर आया होगा कि अगर दिल्ली एनसीआर या सुदूर और प्रदेशों के लोग अपना बेहतर इलाज की तलाश में दिल्ली पहुंच जाएं, तो जाहिर सी बात है सीमित संसाधनों में दिल्ली की जो क्षमता है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्षमता है, वो कहीं चूक न जाए, वो कहीं समाप्त न हो जाए। जाहिर सी बात है जब कोई ऑफ बीट निर्णय लेता है तो उसके पीछे कोई न कोई डर या कोई न कोई मोटिवेशन जरूर होता है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में भूमिपुत्रों के नाम पर प्रवासी मजदूरों की जगह लोकल लोगों को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसी तरह की पॉलिटिक्स पर प्रांतियों से लेकर के दूसरे स्टेट से आने जाने वाले लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं ज़्यादा कुठाराघात करती रही हैं। इस तरह के आंदोलन महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की नवनिर्माण सेना या शिवसेना, दोनों सेनाएं इस तरह का आंदोलन करती रही हैं और प्रवासी मजदूरों पर जुल्म ढाती रही हैं। तो आज इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा जी, आम आदमी के प्रवक्ता संजीव झा जी जो विधायक भी हैं, और अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, ये बताइए कि दिल्ली में जितना इंतजाम केजरीवाल सरकार ने किया है, क्या आपको भी लगता है कि पर प्रांत से आने वाले लोग या दिल्ली एनसीआर में जितने लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है कि जब एनसीआर की कल्पना की गई थी तो ये सोच के किया गया था कि ये सभी शहर कहीं ना कहीं दिल्ली को गति देने में अपना योगदान देंगे। ऐसे में अगर ये भय सताने लगे कि कोरोना काल में दिल्ली वासियों का इलाज होने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, अगर सारे बेड दूसरे लोगों के द्वारा ले लिए जाएंगे तो दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार क्या जवाब देगी? आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये चिंता जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। मुझे लगता है कि जो हो रहा है उसकी सबको कल्पना थी कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा जी, और उसको देखते हुए जो पहले से ही तैयारी कर दी जानी चाहिए तो वो नहीं करी गई। मैं भी देख रहा था कि 4 दिन पहले का ही सर्कुलर है जिसमें कि 5 जो बड़े होटल हैं उनको जो है लिया गया। उसकी सबको कल्पना थी कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसको देखते हुए जो पहले से ही तैयारी करनी जानी चाहिए तो वो नहीं करी गई है। मैं भी देख रहा था कि 4 दिन पहले का ही सर्कुलर है जिसमें कि 5 जो बड़े होटल हैं उनको जो है लिया गया कोरोना के मरीजों के संक्रमण के लिए। मुझे लगता है कि बातें ज़्यादा हुई, थोड़ा काम कम हुआ। बड़े बड़े आश्वासन दिए गए, कहा गया कि भाई एक भी मरीज ऐसा नहीं होगा जिसकी के लिए सुविधा नहीं होगी। आप कभी किसी मरीज की तरफ से फ़ोन लगा के देखिए। मैंने तो खुद मेरी बेटी को जो है जब उसकी सांस उखड़ रही थी तो घबराहट हुई, मैंने फ़ोन लगाया एम्बुलेंस के लिए, मैं एम्बुलेंस नहीं पा पाया। और कल रात का बतला रहा हूँ आपको किस्सा, किसी भी अस्पताल के अंदर जगह ही नहीं है जहाँ पे आप जो है कोरोना संक्रमण से ग्रस्त व्यक्ति को आप
भर्ती करवा सके। मुझे लगता है कि जैसे कुछ राज्यों ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही व्यवस्थाएं बनानी चालू करी, उन्होंने मैरिज हॉल ले लिए, उन्हें तमाम ऐसी जगह जो बड़ी थी वहाँ पे बड़े बड़े व्यवस्था करी गई, बेड्स लगाए गए, सब लगाए गए, ताकि इन सारी जगहों पे संक्रमण से ग्रस्त जितने मरीज हैं उनको रखा जा सके और उनका इलाज हो सके। मुझे लगता है ये वक्त राजनीति का नहीं है, इसलिए मैं कोई किसी को दोषारोपण नहीं देना चाहता, मैं कोई मतलब ये करना था। और देखिए, जहाँ तक यह कि दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों की होगी, ये कभी हुआ ही नहीं है। ये राष्ट्र की संपदा है। यहाँ पे कहना कि किसी और को नहीं आने देंगे, ये तो ना तो संवैधानिक है ना ही जायज़ है। ये हिंदुस्तान की राजधानी है, हिंदुस्तान का ताज है। हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह का विवाद चालू करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुधांशु जी, ये कहना चाहूँगा, मैं अलका जी के पास आऊँगा, उससे पहले संजीव झा जी के पास चलता हूँ। संजीव जी, सुधांशु जी ने बड़ा एक गंभीर आरोप लगाया या अपने ऊपर बीती बात आप बीती बयां कर दी। क्या आपको लगता है वो आपके सामने बैठे हुए हैं, उनसे आप जानकारी लेकर के आप एक्शन लेंगे उन जगहों पर जहां जहां उन्होंने फ़ोन किया था, जिन जिन हॉस्पिटल्स में या जिस नंबर पे, और उनको रिस्पांस नहीं मिला, उनको जो है एम्बुलेंस नहीं मिली? अगर सुधांशु मित्तल जी जैसे आदमी को एम्बुलेंस नहीं मिली तो आप सोचिए कि किस तरह के लोगों को फिर एम्बुलेंस मिलती होगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो सुधांशु जी कह रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन इसीलिए दिल्ली सरकार ने आज ऐप लॉन्च किया है, और आप जब उस ऐप पे जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दिल्ली के किस हॉस्पिटल्स में कितने बेड खाली हैं, कितने बेड ऑक्यूपाइड हैं, कितने वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड है। तो मुझे लगता है कि जो समस्या कल झेलना पड़ा वो आज नहीं झेलना पड़ेगा। आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कि आज हमारे 6731 बेड में 3912 जो वैकेंट हैं वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में वैकेंट हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर वैकेंट है, कहाँ पे आईसीयू वैकेंट है। तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़ी सी समस्याएं आ रही थी, उस समस्या को देखते हुए हमने इसका उपाय किया है, और आशा है कि जो समस्या आपने अब तक झेला वो आपको आगे अब झेलने नहीं पड़ेंगे। संजीव जी, एक मोटा मोटा आंकड़ा बता पाएंगे कि जिस तरह से सुनाई दे रहा था कि दिल्ली में 50,000 बेड की जो है व्यवस्था कर ली गई है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है। कल के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि तमाम बारात घरों को, कुछ स्कूलों को, कुछ स्टेडियम्स को ज़रूरत पड़ी तो कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जा रहा है, तैयार कर लिया गया है। क्या स्टेटस है? अगर जिस तरीके से डेटा बढ़ रहा है, अगर ज़रूरत पड़ी लोगों को भर्ती करने की, तो जो बेड्स हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं वो नाकाफ़ी होंगे। ऐसी स्थिति में जो पूरा मास्टर प्लान है उसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे दिल्ली के लिए? देखिए, पूरा डिटेल्ड प्लान दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने सबको बताया कि हम सब लोगों की कैपेसिटी और 30-40,000 तक भी पेशेंट्स होता है तो किस तरह से हम करेंगे। अभी हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, कुछ नए हॉस्पिटल्स बनके तैयार हैं, वहां पे सर्टेन बेड्स हैं, फिर कुछ होटल्स को हम ले रहे हैं, साथ में जरूरत पड़ेगी स्टेडियम्स को हम लोग लेंगे। तो जो अगर पेशेंट्स बढ़ेंगे तो उस हिसाब से हमने अपना अरेंजमेंट कर लिया है। अगर आज के दिन की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि कमोबेश दिल्ली में 20,834 पे अभी तक के पेशेंट्स थे। 8,000 साढ़े 8,000 लोग रिकवर होकर चले गए हैं। 11,565 लोग जिसमें एक्टिव हैं, उसमें लगभग 6800 लोग होम क्वारंटाइन है। 6731 बेड हमारे पास आज के दिन है, जिसमें 2819 ऑक्यूपाइड है और 3912 बेड हमारे पास वेकेंट है। तो जो ये पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं उसी हिसाब से हम अरेंजमेंट करेंगे। आपने देखा होगा कि कमोबेश अब 2-2.5 महीने में हमने ये समझ पाया ये जो वायरस है इसका सिम्टम क्या, किस तरह का वायरस है। हम ये देख रहे हैं कि 90% जो पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव है वो सिम्टोमेटिक है, उनके में कोई सिम्टम नहीं आता। 10% पेशेंट जो सिम्टम आता है उसमें 5% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, और मोर्टेलिटी लगभग 1.5 से 2% की मोर्टेलिटी है। तो उसी हिसाब से अपनी पूरी तैयारी की है, और मैं एश्योरेंस देता हूँ कि दिल्ली के लोगों के जो अभी हालात है उसी हिसाब से अपनी कैपेसिटी दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं होने चाहिए। संजीव जी, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जब लॉकडाउन खोलने की बात हुई तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव चेहरा बन के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए, और ऐसे में सिर्फ एक भय के कारण कि कहीं बेड्स दूसरे लोग आके ऑक्यूपाई न कर लें, इस कारण आप लोगों ने आखिरी स्टेज में आके, आखिरी पड़ाव में आके दिल्ली की सीमाओं को सील करने का फैसला कर लिया।
जब बाकी लोग सील कर रहे थे तो दिल्ली आपने ओपन रखा। ऐसे में यही भय है या कुछ और भी बातें हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हैं वो ठीक है। देखिए, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि हम दिल्ली को हमेशा के लिए सील करें। हमने दिल्ली के जनता हम लोग राय लेना शुरू की कि जो हमारी अभी कैपेसिटी है, दिल्ली के सरकार होने, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते एक डर है कि कहीं दिल्ली के लोगों को जो व्यवस्था हमने की थी वो व्यवस्था अगर बाहर खोलती तो बाहर से लोग आ जाए, उनको व्यवस्था ना हो पाए। आपने देखा ही जब कोविड के दौरान बहुत सारे हरियाणा ने सील किया, उत्तर प्रदेश ने सील किया, और उनको अपनी चिंता थी। वो कह रहे थे कि दिल्ली से शायद कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं और इसीलिए हम बॉर्डर को सील कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी अपनी चिंता ठीक हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज वही चिंता दिल्ली की भी है। लेकिन हाँ, दिल्ली सबका है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि दिल्ली केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का है, और दिल्ली में पूरे देश के लोग यहाँ आकर रहते हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी हमारी है कि हम सबके इलाज की व्यवस्था करें। और इसीलिए 7 दिन के लिए हमने रोका कि 7 दिन लोगों से राय ले लेते हैं, क्योंकि आप देखते हैं जब रातों रात खतरा लेते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं वो आपके सामने, और कई सारे उदाहरण आपके सामने है। इसीलिए 7 दिन में हम सभी एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं, अपने डॉक्टर्स की राय ले रहे हैं, सभी जनता की राय ले रहे हैं कि आखिर इसको किस तरह से किया जाए। बता दो, अभी तक लगभग 4.5 लाख राय आ चुके हैं और बहुत अच्छे राय आ रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उसमें बाहर के लोगों को आने का इलाज की व्यवस्था करा दिया जाए। संजीव जी, और साथ में संजीव जी, एक बड़ा नेचुरल सा सवाल है। देखिए, लोगों का स्वभाव बड़ा स्वार्थी होता है। दिल्ली के लोगों की राय शुमारी कराएंगे तो हो सकता है कि यही राय निकल के आए कि नहीं, दिल्ली वालों का इलाज पहले होना चाहिए, दिल्ली वालों को फैसिलिटी पहले मिलनी चाहिए। लेकिन इस देश के संघीय ढांचे में सबका जीवन कीमती है और इलाज के लिए कोई किसी भी दरवाजे पहुंच जाए, किसी भी हॉस्पिटल पहुंच जाए, उसका इलाज होना चाहिए। ये देश का कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट की सैकड़ों जजमेंट कहती हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह से सोच रखी जाएगी तो बताइए, वोकल फॉर लोकल या तमाम जो स्लोगन्स प्रधानमंत्री दे रहे हैं, या हम लोग भी कहीं ना कहीं सहमत हैं इन तमाम बातों से, तो जाहिर सी बात है कि उन बातों को मजबूत करने के बजाय और हम कमजोर करेंगे। प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं और बहुतायात की संख्या में रहते हैं। जिस विधानसभा का विधायक हूँ, 90% यहाँ माइग्रेटेड लोग हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, सब काम राय ले रहे हैं। हम उनसे राय ले रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि उनकी अपने सवाल होंगे। पिछली बार आपने देखा होगा कि कितनी सुंदर सुंदर राय, जब हमने कहा था सेकेंड लॉकडाउन लोगों से राय लिया था, बहुत अच्छी राय। संजीव जी, आपके पास आएंगे हम। अलका जी के पास चल रहे हैं। अलका जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुधांशु जी, उनकी भी बात सुनी, और आपके कभी कुलीग रहे संजीव जी, उनकी भी बात आपने सुनी। कांग्रेस पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कांग्रेस पार्टी कैसे सोच रही है कि लॉकडाउन जब लिफ्ट हो रहा है, अंतिम चरण में है, तो दिल्ली की सीमा सील हो गई है? देखिए उपेंद्र जी, कांग्रेस पूरी उम्मीद कर रही थी कि हमारा एक भी दिल्ली में सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, पूरे सांसद और विधायक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हैं। उम्मीद की जा रही थी इस महामारी के दौर में दोनों एक साथ मिलकर जिम्मेदारी जवाबदेही लेते हुए आगे बढ़ेंगे, पर दोनों ने अपने एक दूसरे के ऊपर कंधे पर जिम्मेदारी डाल दी और दिल्ली के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। संजीव झा जी बिहार से आते हैं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के हिसार से आते हैं, मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आते हैं। आप बाहर से आकर दिल्ली पर राज कर सकते हैं, पर आप बाहर से आकर दिल्ली में इलाज नहीं करा सकते हैं। आप समझ रहे हैं इन लोगों के दोहरे मापदंड कि गरीब के लिए सीमाएं सील कर दी हैं, कि वो गरीब मजदूर जो इतने बेहतर इलाज के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, सफदरजंग, आरएमएल हॉस्पिटल, ये तो दिल्ली सरकार के नहीं है, ये तो भारत सरकार के हैं। और दिल्ली की सरकार किसी को इन अस्पतालों में अपने इलाज के लिए कैसे रोक सकती है? अगर आप कहेंगे हम सीमा पर कागज चेक करेंगे, तो आपने लॉकडाउन 4 के बाद जब थोड़ी ढील दी गई, घंटों का जाम, गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक घंटों जाम आपने देखा है। क्या क्राइटेरिया है इनके पास ये सब जांच करने का कि कोई क्यों दिल्ली में आ रहा है, कोई आएगा या नहीं आएगा? और हवाई जहाज से जो आ रहा है या रेल मार्ग से जो आ रहा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगी, उनको कैसे रोकेंगे? कौन से कागज सीमाएं उनके लिए बनाएंगे? तो मुझे लगता है साफ तौर पर अपनी नाकामी, नकारापन से ध्यान हटाने के लिए, जनता को उलझाने के लिए 5 दिन उलझा दिया जनता को। आप बताइए, अरे जनता नहीं जानती है, जनता अपने घरों में पूरी तरह से बंद है। पिछले 4 लॉकडाउन से 5वां शुरू कर दिया आपने, दारू के ठेके खोल दिए, लॉकडाउन था, आपने सीमाएं पर जो चिंता थी, वो अगर दारू के ठेके खोलते टाइम तैयारी की होती तो शायद इतना नहीं होता। तो मुझे लगता है पूरी तरह से सरकार, केजरीवाल सरकार नाकामयाब हुई है।
अपनी नाकामियों से, जवाबदेही से ध्यान हटाने के लिए, मात्र गुमराह करने के लिए, उलझाने के लिए जनता से पूछ रही है। और मैं दिल्ली की हूँ, मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ। मैं साफ कहती हूँ, संजीव झा जी बिहार मधुबनी से आते हैं, दिल्ली के विधायक बनकर सत्ता में राज कर रहे हैं। बिहार का कोई भी आदमी जो यहाँ रहता है, उसका माँ बाप अगर बिहार में है, इलाज नहीं मिल पाता, वो यहाँ आता है, तो आप उसके लिए सीमाएं बंद कर देंगे। शायद इसलिए बिहार वाले सोच रहे होंगे कि कैसे लोगों को हमारे यहाँ से पले बड़े और आज दिल्ली सौंपी है, जो हमारे लिए ही इन सीमाओं को वहां बैठकर सील कर रहे हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। बेहद अमानवीय और नैतिकता के आधार पर मैं कहूंगी गलत फैसला है, जिसका अलका जी आप हमारे साथ बने रहिए। सीधे चलते हैं सुधांशु जी के पास। सुधांशु जी, जिस तरीके से अलका लांबा जी ने अपना पक्ष रखा है और आपने अपनी आप बीती सुनाई है, ऐसे में उनका एक सवाल तो बड़ा वाजिब है कि मान लीजिए अगर कल मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाए, मैं गाजीपुर से उनको वापस ले आना चाहूँ तो ला ही नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है कि मुझे तो भाई क्रोध आएगा, मुझे गुस्सा आएगा ऐसी व्यवस्था पर, और सबको आना चाहिए कि बाप अगर अपने बीमार वृद्ध पिता को न ला पाए तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को नहीं लगता कि केजरीवाल साहब से आप लोगों को एक बात करनी चाहिए और एक इसका रिजॉल्व देना चाहिए? कोई जीवन सवाल 7 दिन का, 5 दिन का या 6 दिन का नहीं है। सवाल ये है कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और अभी भी आ सकती है। उपेंद्र जी, अभी संजय झा जी जो है जी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो ऐप का लॉन्च कराया उसकी जिक्र कर रहे थे जी, आपके सामने दिखा रहा हूँ उस ऐप में। जी, नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज झज्जर, जिसमें 622 में से 583 खाली पड़े हुए हैं। अब आप सोचो कि जहां आपका खुद का ऐप जो है सबसे पहले महत्वता किसको दे रहा है? वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज झज्जर को दे रहा है। और वहां पे आप जो है कह रहे हैं कि दिल्ली वालों के लिए रखना चाहिए, बाहर वालों। झज्जर दिल्ली में आ गया है क्या? नहीं तो हरियाणा में पता नहीं। अब आगे चलता हूं मैं। देखिए, मैं आपसे अपना क्या दर्द मैंने व्यथा करी। मैंने कहा अभी तक ये हॉस्पिटल तक जाने के लिए एम्बुलेंस कैसे आएगी? ये ऐप है इनके सामने, आपके सामने दिखा रहा हूं ऐप। इस ऐप में कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए कैसे आपके पास एम्बुलेंस आएगी, उसकी कोई प्रावधान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप हेल्पलाइन पे फोन लगाइए और अगर उठा के कोई बता दे कि भाई कैसे आपको मिल जाएगी, मैं जो कहिए वो करूंगा। मुझे कहना है, देखिए ये बड़ी संकट की घड़ी है। इसमें जो है ना लफाजी का समय है, ना इसमें नाटक का समय है। ये समय है हम लोगों की सेवा कैसे करें। मेरा कहना है स्वयंसेवी संस्थाओं से बात करिए। आपको हर व्यक्ति मदद करने को तैयार है, लेकिन आप तो सिर्फ ऐड देने में लगे हुए हैं। आपको तो है मैं प्रचार प्रसार अपना कर लो, अखबारों में ऐड दे दूं, टीवी पे ऐड दे दूं। जो असली करने वाली चीजें थी कि भाई आपकी एम्बुलेंसेस का प्रावधान आपको करना था। आपके हिसाब से तो अभी तक सिर्फ आप जानते हैं, इनके हिसाब से सिर्फ 92 जने जो हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। इस सारी उस व्यवस्था में सिर्फ 92 जने, जिस जगह पे 100 मौतें हो रही हैं वहां पे सिर्फ 92 जने वेंटिलेटर पे हो गए। कोई सोचने वाली बात है? मैंने सारी उम्र सरकार को डेटा फर्ज करते देखा है। मैंने डेटा जो है उसको कैसे गलत बयानी करी जाए ताकि हम बड़ी समस्या को छोटा करके दिखा दें, वो सब तो देखा है। लेकिन कम से कम किसी के इंटेलिजेंस को तो चैलेंज ना करिए ना। ये कहना कि पूरे अभी तक दिल्ली में सिर्फ 92 जो है वेंटिलेटर का उपयोग हो रहा है, बाकी कोई वेंटिलेटर, ये कह रहे हैं 210 वेंटिलेटर खाली है और दिल्ली में रोज 100 मौतें हो रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया। सुधांशु जी, थोड़ा मेरे को कहना सीधे चलते हैं संजीव जी के पास। संजीव जी, आज आप काफी कठिन सवालों का सामना कर रहे हैं। ये बताइए कि अलका जी ने जो कहा कि फ्लाइट से जो लोग आ रहे हैं, ट्रेन से जो लोग आ रहे हैं, उनको भाई कौन सी सीमा पर आप रोकेंगे? वो तो कोई प्राविधान ही नहीं बना सकते। अब जाहिर सी बात है कि जब प्लेन लैंड करेगी तो पैसेंजर बाहर निकलेगा एयरपोर्ट से,
ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी से आपको बात करनी चाहिए कि इस ऑर्डर को रात में ही लिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है? भूपेंद्र जी देखिए, मुझे ये लगता है कि बीइंग ए सरकार ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब कभी संकट में हो तो जनता से राय लेना चाहिए, और वही राय हम दिल्ली की जनता से ले रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब जब आपने देखा कि सरकार रात में सपने देखती है और डिसीजन लेती है, सुबह में उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो आपके सामने था। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल अलका जी ने ठीक कहा कि मैं बिहार से ही आता हूं और हमारे विधानसभा में 90% लोग माइग्रेटेड हैं, बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, हम उनकी भी राय ले रहे हैं। आपने जो सवाल किया कि मेरे पिताजी गाजीपुर है वो कैसे होंगे, उन आपसे भी हम राय ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इस सभी बातों को राय शुमारी करके निर्णय लेंगे तो शायद ठीक निर्णय लेंगे। इससे पहले भी सेकंड लॉकडाउन आप कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन संजीव जी, नहीं, आप कंप्लीट करिए, मैं बीच में सवाल आप ही से ले रहा हूं। लेकिन संजीव जी, राय शुमारी से पहले तो आप निर्णय ले चुके हैं, सीमा सील हो चुकी है, और नहीं ये सीमा सील 7 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा कि सीमा हमेशा के लिए सील रहेगी। ये सीमा 7 दिन के लिए सील है जब तक हम राय शुमारी लोगों से कर रहे हैं। अब रही दूसरी सवाल जो सुधांशु मित्तल जी ने उठाया, हमने महामारी का समय सुधांशु जी शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि हमारी एम्स झज्जर से एग्रीमेंट हुई थी जिसमें एम्स झज्जर ने हमें ये 622 बेड दिए थे, और तब हम पेशेंट यहाँ से एम्स झज्जर भेज रहे हैं। तो बिल्कुल ये हरियाणा में है, लेकिन चूंकि हमारी एग्रीमेंट थी इसलिए हमने एम्स झज्जर को दिखाया है। रही दूसरी बात एम्बुलेंस की, तो ना केवल दिल्ली के कैब के एम्बुलेंस बल्कि ओला उबेर भी लगाए गए हैं तो पेशेंट्स को लेने के लिए। अब पता नहीं आपका वो एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बारे में हो सकता है जांच करके साथ ठीक से बताएंगे जो आप यहाँ नरेट कर रहे हैं। लेकिन तीसरी बात, जो ऐप हमने आज लॉन्च किया, खास यही ऐप सभी सरकार राज्य सरकारें कर लेती तो वहाँ की राज्य सरकारों को भरोसा, जनता को भरोसा होगा सरकार पे। आज हम क्लियरली आपको बता रहे हैं हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं, कितने आपने ये सवाल उठाया कि वेंटिलेटर्स 92 ही कैसे हो सकते हैं, तो आप जांच करा लीजिए। देखिए, दिल्ली में आप डाटा फेस नहीं कर सकते। आदि सरकार एलजी साहब आपके हैं, पत्रकार आप सब लोग, हमारी जानकारी रहती है। बीजेपी ने खूब कोशिश की, तरह तरह के एक वीडियो डाल दिया कि लाशों का ढेर लगा हुआ है, तरह तरह के विदेशों का वीडियो था। एक आदमी हाईकोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई आप पेड़ लगाया कि नहीं देखा। संजीव जी झज्जर का हमने एग्रीमेंट करा और झज्जर जाने के हम लोग को रोक देंगे। एक बात बेतुके तर्क देखिए सुधांशु जी, एक बात संजीव जी से पूछता हूँ। संजीव जी, जो ऐप आप लोगों ने दिल्ली को केंद्र में रख के बनाया है या झज्जर और अगल बगल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका भी डेटा आप लोगों ने इस ऐप में डाला है? क्योंकि झज्जर तो हरियाणा में आता है। भूपेंद्र जी, आपने हमारी बातों को ठीक से नहीं समझा। बताइए। दिल्ली के बाहर के एक अस्पताल जो एम्स झज्जर है, वहां से हमारी एग्रीमेंट हुई थी और उन्होंने हमें कुछ बेड दिए थे। इसीलिए हम एम्स झज्जर भी पेशेंट्स को भेज रहे हैं। उसके बाद जितने भी अस्पताल हैं अभी वो सारे दिल्ली के अस्पताल हैं, और साथ में अगर पेशेंट बढ़ता जाएगा तो इसी तरह देते जाएंगे। मेरा ये कहना है कि इसी तरह की पारदर्शिता हरियाणा की सरकार कर ले, उत्तर प्रदेश की सरकार कर ले, गुजरात की सरकार कर ले या बाकी सरकार कर ले, तो जनता को भरोसा होगा। जाएंगे कैसे? जब आपने रास्ते बंद कर दिए तो जाएंगे कैसे? आप कमाल कर रहे हैं, कुछ बात करने से पहले बेतुकी बात तो न करें। संजीव जी, मुझे लगता है तारीफ करनी चाहिए, बाकी सरकार। संजीव जी, एक बात आप जान लीजिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ जितना सहारा न्यूज नेटवर्क ने किया उतना किसी ने नहीं किया है, लेकिन जो सवाल वाजिब हैं वो हम उठाएंगे भी। अलका जी के पास चल रहे हैं। अलका जी, बिल्कुल उठाइए, स्वागत है आपका। और दूसरी बात यहाँ आप ही की पार्टी में रही अलका जी बैठी हैं, काफी लंबा अरसा हो गया इनको भी राजनीति में। सुधांशु जी तो अब तीसरे पड़ाव में चल रहे हैं। जब ये लोग झज्जर की स्टोरी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं भी नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। अलका जी, ये बताइए आप कि अगर ओला उबर में पेशेंट्स को भेजने की बात कर रहे हैं, अगर रिसोर्सेज कम है, अगर ओला उबर के साथ अगर इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया या कोई एग्रीगेशन किया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, या तो इन्हें एम्बुलेंस का मतलब ही नहीं पता है कि एम्बुलेंस की कमी नहीं होने देंगे, ओला उबर की जो गाड़ियां हैं निजी हम उसको हायर कर लेंगे।
अरे हम एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, हम वाहनों की बात नहीं कर रहे। क्या उसमें ऑक्सीजन होगी? क्या कोरोना वायरस का अगर पेशेंट सीरियस है, वेंटिलेटर जैसे, ऑक्सीजन जैसी इसमें सुविधाएं होंगी? क्या ओला उबर की उस गाड़ी में नर्स, डॉक्टर या कुछ होगा जो प्राइमरी उसको ट्रीटमेंट दे पाएगा? और ये कहते हैं हम दिल्ली की सीमाओं को सील करेंगे। अगर हरियाणा यही बात कर ले कि हम भी सीमाओं को पूरी तरह सील कर देंगे, तो क्या दिल्ली का पेशेंट जो ये झज्जर भेजना चाह रहे एम्स में वहां पहुंच पाएगा? जिस तरह से आपकी सीमाएं सील करने के बाद कोई भी बाहर का मरीज इलाज कराने दिल्ली के एम्स, सफदरजंग, आरएमएलए में नहीं पहुंच पाएगा। तो मुझे लगता है सिर्फ गुमराह करने का एक तरीका है कि सबको उलझा दीजिए। हम राय मशवरा कर रहे हैं। अलका जी, ये समय नहीं है। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। हम सीधे आएंगे शरद कोहली जी के पास, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और तुरंत वापस लौटेंगे। कोरोना महामारी के कारण संकट से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत को मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटकर हम निश्चित तौर पर अपनी ग्रोथ को हासिल करेंगे, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 125 वर्ष पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योग जगत को संबोधित किया। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। भारत को तेज विकास के पथ पर ले जाने के लिए 5 बातें बहुत जरूरी हैं। इंटेंट, इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की स्थापना के 125 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ये बातें जिस विश्वास से कही, उससे उद्योग जगत में नई उड़ान की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि दुनिया एक विश्वसनीय साथी की तलाश में भारत की ओर देख रहा है। जरूरत इस अवसर का फायदा उठाने की है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, SMEs, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर, आप सभी पर। इसलिए मैं कह रहा हूं, यस, वी विल गेट आवर ग्रोथ बैक। किसानों और मजदूरों के हितों के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और दोबारा ग्रोथ हासिल करना मुश्किल काम नहीं है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अभी तक गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपीस यानी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जिस रणनीति से आगे बढ़ रही है, उससे माइनिंग, एनर्जी, रिसर्च और टेक्नोलॉजी समेत हर सेक्टर में इंडस्ट्री और युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो प्रधानमंत्री को भरोसा है कि जो पिछड़ापन इस कोरोना लॉकडाउन के कारण आया है, हम तेजी से अपनी ग्रोथ रेट को प्राप्त करेंगे। अर्थशास्त्री शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, वो तेजी क्या होगी जिससे हम ग्रोथ रेट प्राप्त करेंगे और रिकवर करेंगे? आप कितने आश्वस्त हैं एक अर्थशास्त्री के नजरिए से? देखिए, जो 5 आई आज प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं, जिसमें इंटेंट, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर,
और 5 आई में मैं एक छठा आई भी जोड़ना चाहूँगा कि उसमें सरकार को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन नाम का जो आई है जी, उसको भी सुदृढ़ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन कमजोर होती है तो ये पांचों के पांचों आई जो है ये बेकार हो जाते हैं। तो जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है, जो भी सरकार स्कीम अनाउंस करती है, उसमें अमूमन देखा गया है कि जब तक वो जमीनी तौर पे आती है, जब तक वो उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिस व्यक्ति के लिए उसका इंटेंशन होता है पहुंचने का, तब तक आते आते जो पूरी प्रणाली है वो उसको कहीं कमजोर कर देती है या वो पहुंच नहीं पाती है, उस पर फॉलो अप नहीं रह पाता है। तो पहला तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक छठा आई इसमें और जोड़ा जाना चाहिए इंप्लीमेंटेशन का, जो कि पांचों के साथ रहना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत के सामने इस समय जो अवसर है आत्मनिर्भर बनने का, इस कोरोना संकट काल से अर्थव्यवस्था को बाहर निकलने का जो अवसर है वो है चाइना से निकलता हुआ बिजनेस। उसके लिए भारत ने कितनी तैयारी करी है, इस पर निर्भर करेगा कि क्या हम उस बिजनेस को चाइना से भारत ला पाएंगे। इसके लिए फिर वही इंप्लीमेंटेशन आ जाता है। जितने भी रिफॉर्म सरकार ने अनाउंस किए हैं बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर एक चीज उसमें साथ में है कि भारतवासियों को और जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जितने भी राजनेता हैं, सबको इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के जो रिसोर्सेस हैं वो सीमित है। हम अमेरिका जितनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि हम 3 ट्रिलियन डॉलर डाल के, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के साइज का ही है, उनका इकोनॉमिक स्टिमुलर पैकेज हमारी अर्थव्यवस्था के साइज का है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम उतना पैसा डाल के अर्थव्यवस्था को एकदम जोर से धक्का दे, जिसको कहते हैं, वो यहां पर नहीं है। यहां पर आत्मनिर्भर भारत का अनाउंसमेंट इसीलिए किया गया कि लोग अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होने का स्वयं कोशिश करें। सरकार उसमें सहयोग देगी, सरकार रिफॉर्म्स करेगी, सरकार आपको लिक्विडिटी पैदा करेगी, सरकार लॉ में जो रिफॉर्म्स है वो करेगी, सरकार लेबर में जो रिफॉर्म्स है वो करेगी, लैंड की जहां तक हो सके रिफॉर्म करेगी, परंतु लोगों को अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। हम सरकार की तरफ हर वक्त मुंह उठा के देखते रहे कि सरकार सबकी जेबों में जाके पैसा डाले, तो हमें विपक्ष ने बहुत कटाक्ष किया। उपेंद्र, आपके शो पे भी मैं भी अनेकों बार डिबेट में आया और यह बात आई कि सीधा पैसा लोगों की जेबों में डालना जाना चाहिए, जिससे कि डिमांड पैदा हो, लोगों की जेब में पैसा आए, वो सामान खरीदें, सामान खरीदेंगे, सामान बनेगा तो रोजगार मिलेगा, वगैरह वगैरह। हम जो अर्थशास्त्र का चक्र है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। पर समस्या यहां पर यह है कि सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो कि 3.8% पिछले साल तक था जब बजट अनाउंस हुआ था, इस समय वो ऑलरेडी बिगड़कर 5 से 6% के बीच में जा पहुंचा है। और अगर इकोनॉमिक स्टिमुलस, मतलब सरकार जो पैसा डाले, अगर वो बढ़ा दिया जाता है तो ये फिस्कल डेफिसिट इस समय 9-10% पर जाके बैठ जाएगा, जिससे देश की जो बैलेंस शीट है, जो सारा का सारा अर्थशास्त्र है, वो बिगड़ जाने का डर है। अब सरकार पैसा मुहैया या तो नोट छाप के कर सकती है या वो उधार लेके कर सकती है। नोट छापना इस समय पूरा उचित कुछ हद तक है, पर पूरा नहीं है। उसमें हाइपर इन्फ्लेशन का रिस्क होता है, महंगाई एकदम से आपके कंट्रोल से बाहर बढ़ने का रिस्क होता है, रुपए के गिर जाने का रिस्क होता है। और उधार सरकार जितना ले रही है, बोरोइंग, जिसको गवर्नमेंट बोरोइंग्स कहते हैं, वो बोरोइंग्स करी जा रही है। मुझे लग रहा है सरकार ने एक कमी जरूर छोड़ी है। सुधांशु जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। सुधांशु, मुझे बात उपेंद्र पूरी करने दीजिए, मैं आखिरी बात कह रहा हूं। जी। एक कमी छोड़ी है कि जब 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था जी, उस समय सरकार को यह बात बतानी चाहिए थी कि हमारे पास 20 लाख करोड़ खर्च करने के लिए नहीं है, हमारे पास इस 20 लाख में से 2 लाख या 3 लाख करोड़ हम इसमें से खर्च करेंगे, बाकी का हम क्रेडिट और लिक्विडिटी डालेंगे। और यह भी कहना चाहिए था कि सरकार के पास इतने रिसोर्सेस अभी नहीं है कि लोग अमेरिका की तरह देख रहे थे, यूके की तरह, जापान की तरह देख रहे थे। यह भारतवर्ष है, हर देश की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी सीमित रिसोर्सेस होते हैं। मुझे लग रहा है वहां कहीं पर कमी रह गई, इसी वजह से सरकार को निरंतर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है कि आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, परंतु असल में वो तो 2 लाख रुपए का निकला। शरद जी, आपके पास हम आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सुधांशु जी से सवाल ले रहा हूं। सुधांशु जी, जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की बात अर्थशास्त्री शरद कोहली ने की, आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार हर सरकारों में एक बड़ा मुद्दा रहा है और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के
इस सरकार में भी सवाल उठते रहे हैं। इसलिए उठते रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल विल जितनी मजबूत हो, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेटिक विल डरी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया में जो इंडेक्स निकलते हैं, जो करप्शन को लेकर निकलते हैं, गवर्नेंस को लेकर निकलते हैं, कोई बहुत क्वांटम जंप जो है हमें देखने को नहीं मिला। ऐसी स्थिति में इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुधांशु जी का ऑडियो रुक रुक के आ रहा है। उपेंद्र जी, मैं विस्तार में आपके इस बात का जवाब दूंगा, उससे पहले सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। बताएं। ये आज ही जो ऐप सरकार ने, दिल्ली सरकार की, जिसकी बात में ये संजय जी कर रहे थे, इसमें लिखा है श्री गंगाराम, हेलो, इसमें लिखा हुआ है श्री गंगाराम हॉस्पिटल कॉलमेट 38 बेड 33 खाली। मैंने कल रात को आदमी भेजा वहां पे और एक बेड खाली नहीं था। आप बहुत ही संजीदा जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा उपेंद्र जी, अभी फोन करके वहां चेक करिए। इन्होंने कहा 33 बेड खाली है 38 में से। वहां की सत्यता क्या है ये जनता को बताने की जरूरत है। इस तरह का मजाक ये करने में तो हैरान हूं। आप जानते हैं इस ऐप में इन अस्पतालों तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं बताया इन्होंने। सबसे सिंपल होता है कि भाई तुमने जब नाम लिखा है तो उसको प्रेस करो तो वहां का टेलीफोन नंबर आ जाएगा। आपको टेलीफोन से कनेक्ट कर देंगे। जाहिर सी बात है, इम्प्लीमेंटेशन का ये बहुत जीता जागता उदाहरण है। मैं आपसे कह रहा हूं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, और इम्प्लीमेंटेशन का एक नया उदाहरण आपने दिया। 33 बेड खाली है दिखा रही है दिल्ली सरकार। आप फोन करके चेक कर लीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर शर्मिंदगी नहीं, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, बेईमानी का जीता जागता है। नहीं, ये इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ये नहीं, ये उपेंद्र जी जानबूझ के जो है, ये जानबूझ के लोगों को गुमराह करने के तरीके बनाया। आप मुझे बताइए, आज के आईटी के जमाने में आप अस्पताल का नाम देंगे और अस्पताल का टेलीफोन नंबर तक नहीं देंगे, अस्पताल में उसको संपर्क करने का तरीका भी नहीं देंगे। इस पूरी ऐप के अंदर आप कोई हेल्पलाइन तक का नंबर नहीं देंगे। अरे झा जी, कुछ तो ईमानदारी रखिए लोगों के साथ। आप फैनफेयर के साथ आज आपने लॉन्च करी, अखबारों की सुर्खियां बटोरना जरूर बटोरिए, लेकिन कुछ तो ईमानदारी रखिए। यहां लोग मर रहे हैं। सुधांशु जी, संजीव झा से सवाल लेना जरूरी हो गया है। संजीव जी, आपके ऐप की तो सुधांशु जी ने बखिया उधेड़ के रख दी। आखिर इतनी खामियां कैसे हैं? जाहिर सी बात है, कोई एक कमेटी बनी होगी, कोई इसका एक सुपरविजन किया गया होगा, देखा गया होगा इसकी इफेक्टिविटी को, इसके तमाम प्रॉज एंड कॉन्स को, उसके बाद इसको लॉन्च किया होगा मुख्यमंत्री ने। और इसमें इतनी खामियां कैसे हैं? ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं दावा करता हूं कि जो गंगाराम में जितने बेड के बारे में लिखा है खाली है, वो वेकेंट बेड है। अगर वहां पे आपको ना मिले, फिर हमें बताइए। 112 हमारे जो ऑलरेडी इसके कंप्लेंट सेंटर्स हैं, आप कंप्लेंट सेंटर्स कंप्लेन कर दीजिए, ऑलरेडी इसकी व्यवस्था की जाएगी। आप जितनी भी बातें कर रहे हैं ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, ये नहीं हो सकता है, ये 92 बेड ही खाली नहीं हो सकते हैं। अब इस हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब तो हम नहीं दे सकते ना आपको। हमने आपको ऐप पे डिटेल दे दिया, जानकारी दे दी। अगर हॉस्पिटल आपको नहीं ले रहा है, आप हमारे ऑलरेडी हेल्पलाइन और आज 33 बेड हो जाएंगे। आप कुछ मजाक कर रहे हैं क्या? जानकारी देने का तो ऐप दिया है कि ये जो अरे हाइपोथेटिकल क्या, मैंने जो आके पता लगाया आप कह रहे हाइपोथेटिकल बात है। संजीव जी, कुछ तो जिम्मेदारी से आप बात करिए। हॉस्पिटल ये डिटेल को फील करते। अरे मैं आपको डिटेल का आपको नतीजा बता रहा हूँ, झूठी डिटेल दे रहे हैं। मैंने कल रात को जहां चेक करा और एक बेड खाली नहीं था, वहां पे आज आप कह रहे हैं 38 में से 33 बेड खाली है। संजीव जी, मैं आपको इस समय चैलेंज दे रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ या आप गलत है, उपेंद्र जी आप देखिएगा, बताइएगा। बिल्कुल मैं चेक करूंगा और अगले दिन के डिस्कशन में इस बात को जरूर उठाएंगे। उपेंद्र जी, इस झूठ का जो है,
इस झूठ का जो है जनता के सामने इसको झूठ का सफाया करिए। ऐसे कैसे चल सकता है? सुधांशु जी, आप लोगों के साथ इस तरह मजाक करते रहेंगे, आप बेईमानी करेंगे लोगों के साथ? हम अलका जी से सवाल ले रहे हैं। बिटवीन द टाइम हम फोन करवा रहे हैं। पीसीआर काइंडली गंगाराम हॉस्पिटल में आप गूगल से नंबर उठाइए और तत्काल फोन करके चेक करिए, और जब तक हम अलका जी से सवाल लेते हैं तब तक हमें काइंडली बताएं कि क्या सिचुएशन है गंगाराम हॉस्पिटल में। अलका जी, आप बताइए, कुछ ट्वीट दिखा रही थी आप। ये अभी आप देखिएगा, कोई अंकुर चौधरी है और इन्होंने खुद मुख्यमंत्री को और सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर को ट्वीट किया है। उसमें साफ कहा है कि आपकी जो ऐप में प्राइवेट अस्पतालों में खाली बेड दिखाए जा रहे हैं। जब उन्होंने कॉल किया अपने पिता के लिए तो उन्होंने कहा बेड अवेलेबल नहीं है। आप समझ रहे हैं? उसके बाद वो हेल्पलाइन 1031 लगातार ट्राई कर रहे हैं, जो मिल ही नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आप सोच रहे हैं, एक बड़े प्रधानमंत्री जी और एक ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लगातार ऐप पे ऐप लॉन्च करते हैं, प्रचार करते हैं, करोड़ों के विज्ञापन करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जो बात, हमारे जो अर्थशास्त्री जी बैठे उन्होंने कहा बिल्कुल, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो रिजल्ट शून्य हो जाता है। और दोनों जिम्मेदारी नहीं ले रहे। दिल्ली के लोग एक पोल से दूसरे पोल धक्के खा रहे हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा, ये सच्चाई है। आंकड़ा 20,000 भारत की राजधानी दिल्ली का पहुंच चुका है। बेहतर होगा दोनों जिम्मेदारी ले दिल्ली के लोगों की, जो आज इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। संजीव जी, अगर कोई ट्वीट करता है और कोई हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करता है तो उसका अंदाज़ा, आपका भी बैकग्राउंड गांव से रहा है, आप बिहार के मधुबनी ज़िले से आते हैं, मेरा भी बैकग्राउंड गांव का रहा है, हम लोगों ने बड़ी दुर्दांत स्थितियों को देखा है। ऐसी स्थिति में जब कोई उम्मीद से फ़ोन करता है किसी हेल्पलाइन नंबर पे या सरकार पर भरोसा करके और उसे प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता है तो उसका भरोसा बहुत तेज़ी से टूटता है। ऐसी स्थिति में अगर सुधांशु मित्तल जी जैसा वरिष्ठ नेता बोल रहा हो, जो दिल्ली में बहुत लंबे समय से उनका राजनीतिक जीवन है, उनका घर है, दिल्ली में रहते हैं, एक जिम्मेदार और कह सकते हैं कि रईस शहरी हैं, अगर उनको हॉस्पिटल से एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, तो उनकी बात पर भरोसा किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको भी मानना चाहिए कि अगर कोई खामी है ऐप में तो उसका रेक्टिफिकेशन होगा। जाहिर सी बात है, सतत सुधार जो है सबके हर प्रक्रिया में, हर प्रोसेस में, हर जगह पे होता है, हमारे जीवन में भी होता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि उसमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, अगर बेड नहीं है, और मैं निष्पक्ष होकर बात बोल रहा हूं कि तमाम हॉस्पिटल्स में फ़ोन करने पर कुछ इसी तरह के रिस्पांस आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि किसी में खामियां नहीं हो सकती है, कभी हम एकदम वाटर टाइट, हम कोई हमारे पास खामियां नहीं है या समस्याएं नहीं आ सकती, मैं कतई नहीं कह रहा। हो सकता है कि कमियां होंगी, लेकिन ये मैं नहीं मानते कि नहीं, यह डेटा फर्जी है, हम लोगों को बरगला रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप हमारे साथ अपने लाइव कैमरा के साथ कल चल लीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हमारे जितने हमने आपने उस पे ऐप पे जो बेड हमने दिखाए वो बेड अवेलेबल ना हो तो आप कहिएगा। अभी हो सकता है कि यहाँ बैठ के वो अपनी बातें कहेंगे, हम अपनी बातें कहेंगे, साबित कुछ नहीं होगा। कल मुझे आपसे निवेदन करता हूं, किसी एक हॉस्पिटल को अपने साथ अपने कैमरा मैन को ले चलिएगा, मैं अपनी मेडिकल टीम को बोलूंगा, आपको दिखा देंगे, अपने आप ही आप जनता के सामने रख दिया क्या सच्चाई है। लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जहां जिस पार्टी सुधांशु जी आते हैं उनकी क्या जरूरत है, अगर इस तरह का डेटा वो दिखा देते जी, आप आज ही चेक कर लीजिए ना, कल की क्या जरूरत है। बात सही है। हमने तो ऑलरेडी अपनी टीम को फोन करने के लिए बोल दिया है। हो सकता है बात हो रही होगी, हो सकता है शो समाप्त होते होते खबर आ जाए। आप अभी चेक कर लीजिए लगातार। और मेरे लोग गंगाराम हॉस्पिटल में हो सकता है फोन ट्राई कर रहे होंगे। चूंकि मैं स्टूडियो में बैठा हूं तो जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूं, आप लोगों से चर्चा में ऑलरेडी मैं लगा हुआ हूं। हमारी टीम ने ऑलरेडी इस बातचीत को सुन लिया है और लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं। पीसीआर मेरे को हिंट कर रहा है।
नहीं उपेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ कल किसी हॉस्पिटल्स में चल लीजिए, वहां का दौरा कर लीजिए, देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रैदर हम संजीव जी फीडबैक आ गया मेरे पास। गंगाराम में एम्बुलेंस के लिए मेरी टीम ने बात किया, उन्होंने डायरेक्ट एम्बुलेंस न दे करके कोई दूसरा नंबर अभी वो नोट करवा रहे हैं, फोन अभी होल्ड पे है कि उस नंबर पे आप ट्राई करिए, हो सकता है आपको एम्बुलेंस मिल जाए। तो जाहिर सी बात है कि बात ये हुई थी, ये कह रहे हैं कि हमने जो बेड दिखाया वो बेड नहीं है, वो फर्जी डेटा है। आप ये पता कर लीजिए कि आपके कोविड पेशेंट के लिए वहां अवेलेबिलिटी है या नहीं है। फिर दूसरी बात आती है एम्बुलेंस की, उसकी भी मैं ये कह रहा हूं केवल मेरा इतना केवल कहना है जी, इस तू में कोई हल नहीं निकलना। कल आप लाइव कैमरा के साथ गंगाराम चल लीजिएगा, हमारी मेडिकल की टीम रहेगी और वही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल संजीव जी, करिए ना फोन, मैं अभी भी आपको दावत से कह रहा हूं, उपेंद्र जी कॉल में गंगाराम का कॉलमेट अस्पताल जो है उसमें करिए, क्योंकि मैंने खुद में पता लगाया था। मैं अभी भी आपको चुनौती से कह रहा हूं, ऑलरेडी लोग ऑलरेडी गंगाराम हॉस्पिटल से फोन मेरे किसी कुलीग का होल्ड पे है। जैसे प्रॉपर फीड श्री गंगाराम हॉस्पिटल का जो कॉलमेट हॉस्पिटल है, जहां पे 38 आपने दिखा रखे कि बेड है और 33 खाली है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि कल मैंने भेजा वहां पे। मैं वही कह रहा हूं, हो सकता है कल डिस्क्रिपेंसी थी, इसीलिए हमने ये ऐप लॉन्च किया है। कोई हॉस्पिटल्स भी अगर उनका बेड खाली है तो अब वो मुकर ना पाए, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारी जानकारी हो कि किस हॉस्पिटल्स में हमारे कितने बेड खाली हैं, ताकि जो कल समस्या आपको झेलना पड़ा था वो अपना झेलना पड़े। चलिए, हो सकता है कि प्रोग्राम के अंतिम चरण में ये सूचना आ जाए। हमारे कोई कुलीग गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और गंगाराम हॉस्पिटल से जानकारी ले रहे हैं, हमें जानकारी तुरंत मिलेगी, हो सकता है विद इन मिनट मिल जाए। अस्पताल है गंगाराम हॉस्पिटल में जी। सवाल ले रहा हूं शरद कोहली जी से। शरद जी, गंगाराम हॉस्पिटल से खबर आ गई है संजीव जी, और आपके लिए बुरी खबर है कि एक भी बेड खाली नहीं है। टोटल 120 बेड बता रहे हैं और एक भी बेड खाली नहीं है, वो कोविड पेशेंट को नहीं ले सकते। अब मेरा निवेदन है कि मैं शरद जी से सवाल ले रहा हूं, तब तक आप बात करके हमको बताइए। हमने तो बात कर लिया। शरद जी, आपसे सवाल यह है कि जिस तरीके से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो हमारी कंट्री की है, जो फिजिकल डेफिसिट 3.8 से 5% और 6% के बीच पहुंचा हुआ है, और जाहिर सी बात है कि और एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो फिजिकल डेफिसिट 9 से 10% तक पहुंच सकती है। क्या इस समय आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से लेकर के जो वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं, या और सोर्सेज से गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया हुआ है? इस समय गवर्नमेंट की बोरोइंग क्या है? देखिए, गवर्नमेंट की बोरोइंग इस साल का जो 12 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, और हमें देखना यह उपेंद्र के जो सरकार का राजस्व है जी, जिसमें जीएसटी आता है, इनकम टैक्स आता है, मुख्य तौर पर जीएसटी करीब 1 लाख महीने का लक्ष्य था, और 1 लाख महीने से अब मार्च, अप्रैल और मई में वो बुरी तरह से पिछड़ चुका है। इसी प्रकार आयकर का जो लक्ष्य था, आयकर की अब जब लोग रिटर्न फाइल करते हैं और एडवांस टैक्स की डेट्स आ रही हैं, तो वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो सरकार का जब राजस्व गिर जाता है, एक फैमिली की तरह आप समझिए कि फैमिली के पास कमाई आनी बंद हो गई है, पर खर्चे आपके निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से आपने वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो हैं, कोरोना की वजह से खर्चा बहुत हो रहा है, हेल्थ पे हो रहा है और माइग्रेंट लेबर के लिए हो रहा है, जिसके लिए भी डायरेक्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है। तो जब खर्चा बढ़ रहा है और राजस्व नहीं होगा, तो लाजमी बात है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है सरकार को ठीक प्रकार से देशवासियों को और विपक्ष को एक संदेश देना चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा शरद जी कि हमारे जो रिसोर्स। शरद जी, आपको बीच में रोक रहा हूं। गंगाराम हॉस्पिटल से कुछ और अपडेट आए हैं। एम्बुलेंस भेजने के लिए कई तरह के सवाल पूछे उन्होंने कि आपका पेशेंट कितना सीरियस है, क्या है, और 7,000 रुपये आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करिए तो हमारे जो वर्कर आएंगे वो किट पहन के आएंगे और टेस्टिंग किट लेके आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप बेड सिक्योर करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए जमा करिए, हम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हम 5 लाख रुपए लेंगे और आपके कोविड पेशेंट का ठीक से इलाज करेंगे। जाहिर सी बात है संजीव जी, समय की सीमा भी अब पूरी हो रही है, लेकिन
ऐप में हकीकत कुछ है, जमीन पर हकीकत कुछ है, और जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार को पर्टिकुलर इस तमाम चीज़ों को प्लग इन करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसको जो है इसके रिकन्सिलेशन पे ठीक से ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल जो कहते हैं और जो डिलीवर करते हैं दोनों में बहुत अंतर होता है, इसको हम सभी जानते हैं। उपेंद्र जी 135 के 135 खाली दिखाए इन्होंने बेड। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डेटा फीडिंग में प्रॉब्लम है और इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन में प्रॉब्लम है। 135 बेड खाली हैं। वो तो हमने लाइव पता कर लिया। माफी मांगनी चाहिए संजीव जी। और आपको अभी पता लगा एक बेड खाली नहीं है। आपको लगता नहीं है मजाक? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फी की अलग सुर्खियां बटोरने के अलावा कोई हमारा मकसद ये, हालांकि उसकी बता रहे ये भी बहुत ज्यादा ये नहीं होनी चाहिए। देखिए बेड खाली है, मेरा इरादा, अगर वो नहीं कह रहा तो काइंडली 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। मेरा इरादा किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किसी को एक्सपोज करना नहीं है, लेकिन ये बताना जरूर है कि सच्चाई क्या है और हम कहां खड़े हैं, हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 135 बेड खाली दिखाए गए हैं, एक भी बेड खाली नहीं है। एम्बुलेंस के लिए एक के बाद दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया, दूसरा नंबर दिया गया, वहाँ 7,000 रुपये मांगे गए। कोविड पेशेंट के लिए बेड देने के लिए भी वो राजी हो गए, लेकिन गंगाराम हॉस्पिटल ने 5 लाख रुपए मांग लिए। तो तमाम चीज़ें हैं कि हॉस्पिटल का अपना प्रोटोकॉल अलग है, अपना डिसिप्लिन अलग है, अपना रूल अलग है, बेड देने के प्रोसेस अलग हैं, एम्बुलेंस भेजने के प्रोसेस अलग हैं, लेकिन जो ऐप में सूचनाएं दी गई हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं एक मैच बिठाने की ज़रूरत है, एक समाधान लेके आने की ज़रूरत है। आप सभी लोग इस चर्चा में भाग लिए। यहीं पर इस चर्चा को मैं विराम दे रहा हूं क्योंकि हम लोग प्रोग्राम के एकदम आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। तो आपने इस चर्चा में भाग लिया, दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा चिंता एमएसएमई सेक्टर को लेकर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर काफ़ी गंभीर हैं और इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जा रहा है। भारत का विकास गांव और छोटे उद्योगों के बिना संभव नहीं हो सकता। यदि अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है तो एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री ये बातें कर रहे हैं और इस पर ध्यान भी दे रहे हैं। ये ऐसा सेक्टर है जिसका देश की जीडीपी में योगदान करीब 30% है, निर्यात में 45% योगदान है और 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यही सेक्टर रोजगार देता है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका पूरा नाम क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। नाम काफ़ी लंबा है। लॉन्चिंग के मौके पर एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। अपने नाम की तर्ज पर ही ये पोर्टल एमएसएमई की छोटी छोटी इकाइयों को हर तरह से मदद करेगा और उन्हें चैंपियन बनाएगा। चैंपियंस को यूं ही ये नाम नहीं दिया गया है, ये देश का पहला ऐसा पोर्टल है जिसे भारत सरकार की मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली से भी जोड़ा गया है। यदि किसी ने सीपी ग्राम्स पर शिकायत की तो वो सीधे चैंपियंस पोर्टल पर आ जाएगी। इससे शिकायतों को दूर करने में तेजी आएगी। चैंपियंस पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से भी काफ़ी लैस किया गया है। इससे कारोबारियों की शिकायत के बिना भी उनकी समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई भी बैंक कारोबारियों के लोन आवेदन को बार बार रद्द कर रहा है या किसी एक क्षेत्र में एक ही तरह की समस्या बार बार हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये समस्या पोर्टल पर अपने आप दिखने लगेगी, तो ये कमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिससे संबंधित अधिकारी उसे निपटा सकते हैं और उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। ये पोर्टल तकनीक पर आधारित मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ लैस है। साथ ही ये पोर्टल प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर चुनौती को अवसर में बदलने का माध्यम भी बन सकता है। तो जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री काफ़ी टेक्नोलॉजी सेवी हैं और जब लोग सेल्फी का नाम नहीं सुनते थे तब उन्होंने
सेल्फी लेना शुरू किया था और जब उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था तो उनकी सेल्फी काफ़ी मशहूर भी हुई थी। तो आज के हस्तक्षेप में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन कोरोना की इस लड़ाई में सहारा न्यूज़ नेटवर्क की मुहिम है कि हमें नाउम्मीद नहीं होना है, हमें मायूस नहीं होना है, हमें अपने संकल्प की शक्ति को इस संकट से बड़ा बना के दिखाना है। ये आसमान भी जमीन पे आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। हमारे इरादे बेहद मजबूत होने चाहिए, जाहिर सी बात है, तभी हम लड़ाई जीतेंगे। हस्तक्षेप में दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सहारा प्रणाम।